अरे आपको कहा था ना शर्मा जी कि ये फाइल का काम सुबह तक किसी भी हालत में मुझे खत्म चाहिए। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? वहां क्लाइंट मेरी जान खा रहे हैं, आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप कुछ भी करिए और ये फाइल पूरी करवाइए बस। आज पापा फिर से गुस्से में है। पापा फोन पर किसे इतना डांटते रहते हैं? ऐसी बात नहीं है रोनित, पापा को बहुत टेंशन होता है ना, तो बस उसकी वजह से थोड़ा मूड खराब है उनका। हमें भी तो पढ़ाई का टेंशन होता है, लेकिन हम तो पापा की तरह गुस्सा नहीं करते दादी। ऐसी बात नहीं है रोनित, पापा को काम का बहुत टेंशन होता है ना, तो बस उसकी वजह से थोड़ा मूड खराब है उनका। हमें भी तो पढ़ाई का टेंशन होता है, लेकिन हम तो पापा की तरह गुस्सा नहीं करते दादी। हाँ दादी, पापा हमारे साथ आजकल खेलते भी नहीं है। वो बहुत बिजी हो गया ना काम में बेटा, इसलिए। लेकिन वो इतना काम क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? बेटा जब आप बड़े हो जाओगे ना तभी समझोगे। बड़े होने के बाद आप अगर नहीं चाहते ना तब भी आपको काम करना ही पड़ता है। ये जो बचपन होता है ना, ये बस वही होता है जो सबसे प्यारा होता है। फिर तो आगे चलकर जिंदगी बस आपको सबक ही सिखाती रहती है। अगर ऐसा है दादी तो फिर मुझे बड़ा ही नहीं होना। ऐसा नहीं होता, बड़ा तो सबको होना ही पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों की, कभी भी अपने अंदर के बच्चे को बड़ा मत होने देना। वो कैसे दादी? जैसे तुम्हारी पसंद की चीज हो कोई, उसे हमेशा खाते रहो या बनाते रहो या फिर दूसरों को खिलाते रहो। तो दादी आप पापा को भी खिलाओ ना वही चीज जो उन्हें पसंद है। वैसे पापा को क्या पसंद है दादी? बात यह है कि पापा ना मेरे साथ बचपन में ज्यादा रहे ही नहीं। तुम्हारी बुआ की तबीयत बचपन में बहुत खराब रहती थी, तो मुझे उसे अस्पताल में रखना पड़ता था। इसलिए तुम्हारे पापा कई सालों तक अपनी नानी के पास रहते थे। अच्छा, फिर उन्हें नानी क्या खिलाती थी जिससे वो खुश हो जाते थे? बताऊं वो चीज तुम्हारे पापा को जो सच में बहुत पसंद थी? बताइए ना दादी। उनकी नानी बनाती थी ब्रेड मलाई चीनी। ब्रेड मलाई चीनी? हाँ, फिलौरा गांव में तब ब्रेड नई नई आई थी, और सूरज की नानी सूरज को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसके लिए ब्रेड मलाई चीनी बनाया करती थी। सूरज, तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ज्योति को हमें अस्पताल ले जाना होगा। तुम्हें बस 1-2 साल यहाँ रहना होगा, उसके बाद हमें तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, हाँ? सूरज 7वीं कक्षा में था जब उसकी बहन ज्योति के दिल में छेद हो गया था। इसलिए उसकी पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए उसके माता पिता ने उसे फिलोरा गांव में उसकी नानी के पास रखने का फैसला लिया था। लेकिन सूरज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। माँ, सूरज की शक्ल से नहीं लग रहा वो बिल्कुल खुश नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। माता पिता छोड़कर जा रहे हैं तो नाराज तो होगा ही। लेकिन तू ज्योति का ख्याल रख, मैं हूं ना। मैं सूरज को संभाल लूंगी। माँ जरा उसका ध्यान रखना, क्योंकि इमली का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। अरे जब तक सूरज की नानी जिंदा है तब तक उसे इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो बेफिक्र होकर जा बेटा। ठीक है माँ, मैं बीच बीच में आती रहूंगी सूरज से मिलने। हाँ हाँ ठीक है बेटा। किशन, ये ले सूरज के खर्चे के पैसे। तू चिंता मत करना, मैं और भी पैसे भेजती रहूंगी। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो? ये सूरज का अपना ही घर है, तुम चिंता मत करो। हाँ लेकिन तू ये पैसे रख ले। अरे अब ले लीजिए ना, दीदी इतने प्यार से दे रही है तो। लाइए दीदी, हम रख लेते हैं, आखिर हमारा भी तो खर्चा होगा ही ना। मैं हर महीने भेजती रहूंगी पैसे। चलो दीदी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सूरज बेटा, अपना सामान रख दो। यही अब दूसरा कमरा तो है नहीं है, बैठक रूम में ही सोना पड़ेगा तुमको। क्यों? सूरज बैठक रूम में क्यों रहेगा? सूरज आजा, चल तू मेरे कमरे में आजा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं नानी, मैं यहीं सो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? हम नानी और नाती दोनों गप्पे मारेंगे और मजे भी करेंगे। चल आजा बेटा। माँ जी, आपको तकलीफ हो जाएगी, देख लो। इमली बहू, तू अपनी बेटी को भी मेरे पास ही छोड़ जाती है। मुझे तब भी तो तकलीफ नहीं होती।
और सूरज तो बड़ा ही समझदार बच्चा है, मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करूंगी। सूरज की मामी इमली का स्वभाव थोड़ा सा मतलबी था, लेकिन राधा सूरज को कभी भी अकेला नहीं पड़ने देती थी। सूरज का मन अभी भी काफी उदास था और ये उसके चेहरे से पता चल रहा था। सूरज, तू रोज सिर्फ पढ़ने बैठ जाता है, थोड़ी देर बाहर खेलने भी जाया कर बेटा। नहीं नानी, मेरा मन नहीं करता। मम्मी पापा की याद आ रही है बेटा? नहीं। मैं सब समझती हूँ सूरज, तुझे यहाँ गांव में अपने मम्मी पापा से दूर अच्छा नहीं लगता होगा ना? ऐसी बात नहीं है नानी, लेकिन मुझे लगता है मम्मी ज्योति को ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए तो मुझे यहाँ आपके पास छोड़कर गई है। सूरज, एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी आंखों की तरह होते हैं, वो उनमें कभी भी फर्क नहीं कर सकती। ज्योति को इस वक्त शीतल की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए। और तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तेरी माँ की भी माँ हूँ, मैं तुझे उससे डबल प्यार करती हूँ। दादी, आ जाओ खाने पे। चल खाना लग गया है, आजा हम दोनों साथ में खाते हैं। आज क्या बनाया है खाने में इमली बहू? आज मेथी आलू बनाया माँ जी, उसके साथ चावल है। सूरज, तुझे मेथी पसंद है? तो कहे तो तेरे लिए कुछ और बना दो बेटा। नहीं नानी, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। अब रोज रोज पकवान तो नहीं बन सकते माँ जी, कमाने वाले एक ही हैं इस घर में। मुझे मत सिखा बहू, जो कमा रहा है वो मेरा बेटा है, और जहाँ खेती कर रहा है ना, वो मेरे पति का खेत है। तुझे याद ना हो तो बता दूं। हाँ हाँ माँ जी याद है, मैं तो बस यूं कह रही थी। सूरज, यहाँ शहर की तरह और कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन तू कहे तो तेरे लिए और कुछ ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं घर में जो बना है वही खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सूरज अपनी उम्र से काफी समझदार था, वो अपने मामा और नानी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अगर उसे खाना पसंद नहीं भी आता तो भी वो कुछ नहीं कहता था। ये लो सूरज, तुम्हारे स्कूल का टिफिन। जी मामी, लाइए। चल सूरज, मैं भी चलती हूँ तेरे स्कूल तक, आते वक्त कांता से भी मिल लूंगी। माँ जी आते वक्त सब्जी भी लेकर आइएगा जरा, कुछ भी नहीं है घर में पकाने को। तेरी बातें है ना पकाने को, वही पका ले आज। माँ जी आप भी सूरज के साथ बच्ची बन जाती हैं। जीवन में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ हाँ माँ जी अब जाइए, वरना सूरज को स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। चल सूरज बेटा। राधा सूरज का टिफिन चेक करती है और देखती है कि उसमें सब्जी रोटी ही थी। उसे पता था कि सूरज जब से यहाँ आया था तब से बेमन से खाना खा रहा था, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा था बस। सूरज, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बता सकता है बेटा। नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ, सच में। कितना समझदार है मेरा बच्चा, लेकिन मैं जानती हूँ कि इमली की बातें कभी कभी तुझे चुभती होगी, है ना? और वो जो खाना बनाती है वो भी कुछ खास नहीं होता। नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ कहती भी है तो आप उन्हें कहाँ कुछ कहने देती है। आप हमेशा ही मेरी तरफ होती है। मेरे होते हुए मेरे सूरज को कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस यही अफसोस है कि तू यहाँ कुछ अच्छा खा नहीं रहा है बेटा। नानी अब चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, चल तू स्कूल जा, मैं कांता के पास से होकर आती हूँ। जी नानी। राधा सूरज को स्कूल में छोड़कर कांता के पास आकर बैठती है। उसके चेहरे पर संकोच साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखते हुए कांता ने आखिर पूछ ही लिया। सूरज के लिए परेशान है? हाँ, और नहीं तो क्या, इतना समझदार बच्चा है, कभी कुछ शिकायत ही नहीं करता, लेकिन मुझे पता है उसे यहाँ कितना अकेला सा लगता है। अकेला तो तू उसे कहाँ ही रखती है। हाँ, लेकिन माता पिता की याद तो आती है। लेकिन जब से वो यहाँ आया है ना, तब से उसने कुछ भी मन से नहीं खाया। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊं जो उसे पसंद आए।
उसमें सोच क्या रही है? बनाकर खिला दे, हलवा बना दे, सेवइयां बना दे। अरे नहीं नहीं, कुछ नया सा जो उसे नानी के घर की याद दिलाए। कांता माँ, ये रही आपकी ब्रेड, यहाँ रख रहा हूँ, लेती जाइएगा। हाँ हाँ, यही रख दे, मैं ले लूंगी। ब्रेड ये तेरे पास कहाँ से आई? अरे ये इंदर है ना, अपने मुखिया का बेटा, उसने दूध के साथ मक्खन और ब्रेड भी देना चालू किया है, वही देकर गया बस। अच्छा, बस मिल गया। अच्छा, तो तू उसे मक्खन और ब्रेड खिलाने वाली है? समझ गई। अरे नहीं, तू कुछ नहीं समझी, चलती हूँ मैं। उस दिन राधा ने ब्रेड का पैकेट लिया और अपने घर वापस आ गई। रात को सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे, तब राधा सूरज के पास आती है। सूरज, क्या देख रहा है बेटा? कुछ नहीं नानी, बस तारे देख रहा हूँ। अच्छा, अपनी आंखें बंद कर जरा। क्या हुआ नानी, अब क्या लाई है? अरे तू बंद तो कर अपनी आंखें, फिर मैं तुझे बताती हूँ। ठीक है, लो बंद कर दी आंखें। ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, जरा खा कर देख। सूरज जैसे ही पहला निवाला लेता है, वैसे ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो इतने दिनों में पहली बार आई थी, और वो थी उसकी नानी के बनाए ब्रेड ब्रेड और चीनी का कमाल। नानी, ये तो बहुत टेस्टी है। हाय, तेरे चेहरे पर ये मुस्कान देखने के लिए तरस गई थी मेरे बच्चे। तुझे पसंद आई ना ब्रेड मलाई चीनी? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई नानी, और उसके साथ आपका जो प्यार है ना, वो भी इस पे झलक रहा है। ये नानी तो तुझे खुश देखकर ही 7वें आसमान पर पहुंच गई है बेटा। सूरज, जीवन में आगे और भी मुश्किलें आएंगी बेटा, लेकिन तू ना बिल्कुल इस ब्रेड मलाई चीनी की तरह रहना। इसकी तरह? मैं कुछ समझा नहीं नानी। देख, ब्रेड सूखी होती है, फिर भी उसमें थोड़ी सी मलाई मिल जाए तो नरम बन जाती है। चीनी सख्त होती है, फिर भी गीली मलाई के साथ मिलकर मीठा बना देती है। इसी तरह जिंदगी में सूखा, गीला, सख्त, ऐसे बहुत सारे अनुभव हमें होते हैं, लेकिन हमें सबके साथ मिलकर एक मीठी सी मुस्कान के साथ जीना चाहिए। तू जब मुरझाया रहता है, तो तेरे आसपास वाले लोग जो तुझसे प्यार करते हैं, वो भी उदास हो जाते हैं, पता है बेटा? जी नानी, मैं समझ गया कि हमें इस ब्रेड, मलाई और चीनी की तरह हमेशा ही मिठास घोलते रहना चाहिए। ये हुई ना मेरे सूरज वाली बात। ले, अब ये खा ले। नानी, एक और मिलेगा, ब्रेड, मलाई और चीनी? अभी लाती हूँ। ब्रेड, मलाई और चीनी सूरज की जिंदगी में एक नई किरण लेकर आ गई थी। उस दिन के बाद जब जब वो उदास महसूस करता था, तब तब उसकी नानी उसे ब्रेड, मलाई और चीनी खिलाकर उसे हंसा देती। 3 साल बाद। नानी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। अरे पगले, तुझसे ज्यादा तो मैं तुझे याद करूंगी। तू ही तो एक था जिससे मेरा मन बहला रहता था। जब मैं सूरज को यहाँ छोड़कर गई थी, तब मुझे लगा था कि वो यहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहेगा, लेकिन आज जब मैं उसे यहाँ से ले जा रही हूँ, तब लग रहा है कि वो यहाँ अब से बहुत जुड़ गया है। माँ, सूरज के साथ रहते रहते मैं भूल गई थी कि इसे एक दिन जाना भी है, और आज जब इसके जाने का वक्त आया, तब मोह में ये मन फंस रहा है। माँ, हम आते रहेंगे आपसे मिलने, ठीक है सूरज? हाँ सूरज, अब तू शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ? और मेरी बात याद है ना? हाँ, कि ब्रेड, मलाई और चीनी की तरह बने रहो। शाबाश, ये ले, ये मैंने तेरे रास्ते के लिए बना कर रखे हैं। सूरज शीतल और अपने पिता के साथ शहर वापस आ जाता है, लेकिन उसकी नानी की ब्रेड, मलाई और चीनी हमेशा ही उसके साथ रही। उसका मन जब भी उदास होता, तब वो यही खाकर अपना मन ठीक कर लेता। माँ, इस बार हम छुट्टियों में नानी के पास चलेंगे, बहुत वक्त हो गया ना उनसे मिले हुए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि उनसे मिलकर आते हैं। इस बार मैं उनके लिए ब्रेड, मलाई और चीनी बना कर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, 2 दिन के बाद ही चलते हैं।
सूरज राधा से मिलने के लिए काफी उत्सुक था। आज वो खुद अपने हाथों से उसके लिए ब्रेड, मलाई और चीनी बनाकर लेकर आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो राधा को ये दे ही नहीं पाएगा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं किशन? माँ ने मना किया था, कह रही थी सूरज की परीक्षा होगी तो वो अच्छे से दे नहीं पाएगा, ये खबर सुनेगा तो। हम आखिरी बार उन्हें देख भी नहीं पाए। नानी उठिए ना, देखिए मैं आज आपके लिए ब्रेड मलाई और चीनी लाया हूँ। उन्होंने भी आज तुम्हारे लिए ब्रेड मंगवाई थी, लेकिन वो बनाने से पहले ही। राधा के जाने के बाद सूरज कुछ दिनों तक काफी उदास रहने लगा था। उसने तो अब ब्रेड, मलाई, चीनी खाना ही छोड़ दिया, और तो और उसके साथ ही अपनी नानी की सीख भी वो भूल गया। तुम्हारे पापा ने अपनी नानी के जाने के बाद ब्रेड, मलाई, चीनी खाना छोड़ दिया। कितने साल हो गए उसने उस चीज को कभी हाथ भी नहीं लगाया। दादी, आप हमें सिखाएंगी कैसे बनाते हैं ये ब्रेड, मलाई और चीनी? हाँ, क्यों नहीं। चलो मैं बना कर देती हूँ आज, आओ। पापा, पापा। हाँ बेटा, क्या है? आप देख नहीं रहे हो पापा काम कर रहे हैं? पापा देखो, हम आपके लिए क्या लाए हैं। क्या है? ब्रेड, मलाई और चीनी। ब्रेड, मलाई और चीनी? खाइए ना पापा। आज वही ब्रेड, मलाई और चीनी को खाकर सूरज की आंखों के सामने राधा का चेहरा और उसकी सीख घूमने लगी थी, जो कहती थी कि ब्रेड, मलाई और चीनी की तरह हमेशा ही मीठी मुस्कान तो अपने चेहरे पर रहने देना चाहिए और अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। सूरज आज फिर से अपने आप से मिला और एक बार फिर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसी किसी बच्चे के चेहरे पर होती है। अरे शर्मा जी, कोई बात नहीं, फाइल आप आराम से पूरी करिए, हम क्लाइंट को समझा देंगे। और मैंने आपको डांटा उसके लिए सॉरी। आप एक काम करिए ना, ब्रेड, मलाई और चीनी खा लीजिए, मूड अच्छा हो जाएगा। चलिए रखता हूं मैं। आज ये खाने में क्या बनाना है? ब्रेड, मलाई और चीनी। ब्रेड, मलाई और चीनी। ब्रेड, मलाई और चीनी। थैंक यू माँ, आज फिर आपकी वजह से आपका सूरज इतना खुश है। सब सही कहते हैं, नानी नानी नहीं जादूगर होती है। दादी की लाल मेहंदी। अरे बेटा, कल तेरा प्री वेडिंग शूट है ना, तुझे कल जो भी ड्रेस पहननी है मैंने सब रेडी करवा दी है। एक बार तानिया से भी पूछ लेना, बातें तो होती होगी ना तुम्हारी। हाँ मम्मी, अभी कुछ देर पहले उससे ही बात हो रही थी, हम भी बस वही प्री वेडिंग शूट का ही डिस्कस कर रहे थे। हाँ भाई, नया जमाना है, आजकल तो यही सब रीत बन गई है। अच्छा है, तुम बच्चों को खुश देखकर अच्छा लगता है। हाँ अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे शादी की यही सब तो यादें होती है जो हमेशा सहज कर रखते हैं। अभी ये सारी बातें चल रही थी कि गोपाल जी ने कहा, ये सब आजकल के चोंचले, हमारे जमाने में तो यह सब नहीं होता था। हमारी तो शादी की बस 2-4 फोटो है, वही हमारी याद है, और जिसमें भी सावित्री जी तो घूंघट में है। क्या हुआ दादू, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या ये सब? अरे बेटा, जाने दे इनकी बातों को, तू अपना मन छोटा मत कर। इनकी उम्र हो गई है ना, तो बस कुछ भी बोलते हैं। हाँ, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे अब कहाँ समझ है, पर तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अभी जवानी की दहलीज पर खड़ी हो। हाँ नहीं तो क्या दादू, हमारी दादी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। हेट बदमाश, जब देखो तब दादी के साथ मश्करी करता रहता है। हाँ भाई, यहाँ मैं ही बुरा हूँ। ठीक है, मैं ही जाता हूँ अपने कमरे में आराम करने, जिसे जो करना है करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह गोपाल अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रतीक ने कहा, अरे ये दादू को क्या हुआ, अचानक से कैसे चले गए? उन्हें कुछ बुरा लगा क्या? अरे बेटा, तू ज्यादा सोच मत, ये सब उम्र का तकाजा है। तू जा अपने प्री वेडिंग शूट की तैयारी कर जा।
हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे दादू की शायद तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए अंदर चले गए। मैं देख लेती हूँ, तू जा अपनी तैयारी कर। ऐसा कहकर सावित्री भी अंदर चली गई। प्रतीक को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा शायद तबीयत खराब होगी, और फिर वो अपने प्री वेडिंग शूट की तैयारी में लग गया। अगले दिन उसका प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छे से हो गया। घर के सभी लोग खुश थे, और आज प्रतीक की हल्दी थी। आज कम्मो बुआ भी आ गई थी। अरे कम्मो जीजी, आपको पता है ना हल्दी का थीम है, आज सबको पीले कलर की ड्रेस नहीं है। चलिए आप जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए। अरे हमारे जमाने में कहाँ ये थीम वीम होती थी, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि हल्दी में पीला पहनना है, इसलिए मेरे पास तो कोई पीली साड़ी नहीं है। अब क्या पहनूं बताओ। अरे जीजी क्यों टेंशन लेती हैं? प्रतीक ने सारी अरेंजमेंट कर रखी है। सारे घर वालों के लिए और रिश्तेदारों के लिए कपड़े बनवा कर रख रखे हैं। आप जाइए, बस चेंज कर लीजिए। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा काम किया। मतलब तुम्हारे फूफा जी का भी कुर्ता होगा ना प्रतीक? अरे बुआ जी, सब कुछ तैयार है, आप जाकर देखिए तो सही ऊपर। बस अपना वाला पैकेट उठाइए और तैयार हो जाइए। आपके वाले पैकेट में ही फूफा जी के कपड़े भी हैं। और इसी तरह सभी पीले ड्रेस में तैयार हो गए, पर गोपाल जी रेड कुर्ते में आए। ये क्या दादू, आपको तो पता है ना सबको पीला पहनना है, फिर आपने ये रेड कुर्ता क्यों पहना? देखो प्रतीक, मुझे यह थीम वीम समझ में नहीं आती। हमारे जमाने में कहाँ ऐसा होता था, बल्कि हल्दी लगवाने के लिए हम कुछ हल्के कपड़े पहनकर बैठते थे, जो हल्दी में खराब हो जाए तो फेंक दिए जाए। पर तुम लोगों को देखो, एकदम नए नए कपड़े बनवा कर खूब भारी भारी साड़ियाँ कुर्ते पहनकर तैयार हो रहे हो। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, हमारा जमाना और था। अब तो बच्चों को जो अच्छा लगे वो वही करते हैं। हाँ पापा, देखिए ना प्रतीक ने मेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी बनवाई है, और अरविंद जी का कुर्ता भी उन पर जच रहा है। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आज तो मैं डीजे पर खूब नाचूंगी। अच्छा, तो अब यहाँ नाच गाना भी होगा। तभी मैं सोचूं, ये इतने बैंड बाजे वाले और इतने बड़े बड़े स्पीकर क्यों लगे। जिसे जो करना है करो भाई। ऐसा कहकर गोपाल जी एक कोने में चुपचाप बैठ गए। प्रतीक को हल्दी चढ़ी, पर गोपाल जी थोड़े से भी ना मुस्कुराए। तभी कम्मो ने गाने की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया। हल्दी चढ़ी है, मेहंदी लगी है, देखो कैसा रंग निखरा है दुल्हे राजा का। आज बजेगी शहनाई, कम्मो बुआ नाचेगी, सबको नचाएगी आज जमकर। हाय जीजी, आपने तो 4 चांद लगा दिए शादी में। सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा भाभी, आज तो आपको भी नाचना पड़ेगा। आओ विनाश के साथ थोड़ा नाचो, आओ आओ आओ, आखिर तुम्हारे घर खुशियाँ आने वाली है भाई। हाँ हाँ, आज तो मैं भी जमकर नाचूंगी। आइए अविनाश जी, आप भी आइए। और इस तरह देखते देखते कम्मो बुआ ने सबको नचा दिया था। दादू दादी, आप भी थोड़ा डांस कीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा नाचने का मन नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और सावित्री के घुटनों में दर्द है, इसलिए वो भी नहीं नाचेगी। ऐसा कहकर गोपाल और सावित्री अंदर चले गए। प्रतीक ने मन ही मन कहा, ये दादू को हुआ क्या है? ऐसे तो दादू बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरे घर में दादू ही एक ऐसा है जिनसे मैं अपनी सारी बातें करता हूँ। इतने अच्छे और इतने जिंदा दिल हैं, फिर अचानक इनको क्या हो गया? अब तो मैं दादू से ही ये पूछ कर रहूंगा। प्रतीक ने ठान लिया था कि वो दादू से सच्चाई जानकर ही रहेगा कि आखिर क्यों वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। शाम को प्रतीक और तानिया की वरमाला हो रही थी, तभी कोमल ने कहा, अविनाश जी जरा देखिए ना, स्टेज पर दोनों कितना प्यारे लग रहा है, जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन हो। हाँ कोमल, सब कुछ कितना बढ़िया अरेंज हुआ है। इस वेडिंग प्लानर ने सच में कमाल कर दिया। डेकोरेशन, लाइटिंग, सब कुछ परफेक्ट है। अरे अब जमाना बदल गया भाई, हमारे टाइम में तो वरमाला होती थी बस। इस तरह म्यूजिक के साथ वरमाला और ये फूलों की बारिश, ये सब कहाँ होता था पहले। अरे कम्मो, इसमें क्या, तुम कहो तो वरमाला भी कर लेते हैं। आप भी ना। हमारे जमाने में तो और भी बुरा हाल था। इतना हुड़दंग मस्ती बिल्कुल नहीं होती थी।
ये तानिया और प्रतीक को देखो, हाथों में हाथ लिए खड़े हैं। हमारे जमाने में तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नहीं थे। थोड़ी देर में वरमाला हुई, फिर प्रतीक और तानिया के फेरे होने लगे। संगीत बदल गया, पंडाल में पवित्र मंत्रों की गूंज छा गई। तानिया और प्रतीक ने 7 फेरे लिए, परिवार ने फूल बरसाए। सावित्री की आंखों में खुशी की नमी थी और गोपाल जी बस शांत खड़े थे। देखिए जी, कितनी सुंदर जोड़ी है ना। आखिर हमारे लाडले पोते की शादी हो ही गई। हाँ, बहुत सुंदर है, सब अच्छा भी है। बस हमारे समय में इतना दिखावा नहीं होता था। ये वेडिंग प्लानर, फोटोग्राफर, डीजे, वीडियोग्राफर, शादी है या फिल्म की शूटिंग। पापा जी, ये नया जमाना है। अब सब कुछ थोड़ा ग्रैंड होता है। अब लोग यादें बनाते हैं और बच्चों का इंस्टाग्राम पे भी फोटोज वीडियोस डालते हैं भाई। फेरे पूरे हुए। तानिया और प्रतीक ने सबका आशीर्वाद लिया। गोपाल जी के सामने झुके तो वो हाथ उठाकर बोले, सदा खुश रहो बेटा, तुम्हारा रिश्ता अटूट रहे। इतना कहकर वो दूर जाकर बैठ गए। सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पर प्रतीक के मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि दादू इतने चुप क्यों है। शादी के अगले दिन तानिया प्रतीक के घर बहू बनकर आ चुकी थी। शाम का वक्त था, सब लिविंग रूम में बातें कर रहे थे। गोपाल जी अकेले बाहर बरामदे में बैठे थे। हाथ में पुराना एल्बम था जिसे वो बार बार देख रहे थे। दादू, क्या कहना है, क्या चाहिए भाई? आपकी मुस्कुराहट देखने आया हूँ, जो पिछले कुछ दिनों से कहीं गायब है। क्या बात है दादू, आप खुश नहीं थे क्या मेरी शादी में? अरे नहीं बेटा, खुश था, बहुत खुश था। बस कभी कभी मन में पुरानी बातें आ जाती है। हमारे समय में ना संगीत था, न नाच गाना, न किसी ने पूछा कि तुम्हें ये शादी पसंद है भी या नहीं। बस एक दिन अचानक कहा गया शादी है और हम मंडप में बैठ गए। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी छलक गई। दादू, अब मैं समझा आपको क्यों बुरा लग रहा था। आपको कसक थी कि काश आपकी भी शादी ऐसे हुई होती। बिल्कुल यही बात है बेटा। तेरे दादू तेरी और तानिया की जोड़ी देखकर बहुत खुश हुए, पर तेरे दादू और मुझे लगता है हमने जीवन में कितना कुछ मिस कर दिया। काश हमारे समय पर भी ऐसी शादी होती। मेरी तो शादी के वक्त गज भर का घूंघट हुआ करता था। तेरे दादू का चेहरा तक ढंग से नहीं देखा था, ना डिजाइनर मेहंदी, ना ऐसी हल्दी, बस घूंघट और चुप्पी। तब तक घर के सारे लोग वहां आ चुके थे। प्रतीक ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, तो दादू दादी, अब आपकी शादी मैं फिर से करवाऊंगा। वैसे भी आपकी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है ना। हट पगले, इस उम्र में शादी। उम्र नहीं देखी जाती दादी जी, प्यार में बस मौका देखना चाहिए। अब हमारी शादी हो गई, अगली आपकी होगी। जो आपकी शादी में नहीं हुआ था तब, वो अब होगा। अरे ये तो कमाल का आइडिया है। अब इस घर में वेडिंग सीजन फिर से शुरू होगा। अरे लोग क्या कहेंगे, इस बुढ़ापे में बूढ़े बूढ़ी फिर से शादी करने चले। रहने दो भाई। कोई कुछ नहीं कहेगा पापा जी। अब तो आपकी 50वीं सालगिरह पर आपकी और मम्मी जी की शादी होगी। हाँ, और इस बार मैं खुद प्लानर बनूंगी। मेहंदी, हल्दी, डेकोरेशन, सब अरेंजमेंट मैं खुद कराऊंगी। और फिर दुल्हा दुल्हन को लेकर मैं स्टेज पर आऊंगी। फिर होगी आपकी वरमाला। पापा मम्मी अब मान भी जाइए। हाँ दादू प्लीज, हमारा बहुत मन है। ठीक है भाई, तुम सबकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। लग जाओ शादी की तैयारी में। हुर्रे! हुर्रे हुर्रे। अब गोपाल और सावित्री एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कान किसी नई कहानी की शुरुआत थी। अब सभी तैयारियों में जुट चुके थे। आज गोपाल जी और सावित्री का संगीत था। सभी तैयार हो चुके थे। गोपाल जी और सावित्री भी आज बहुत अच्छे लग रहे थे। दादू दादी, आप कितने प्यारे लग रहे हो। रुकिए, मैं आप दोनों की नजर उतार देती हूँ। अरे बेटा, क्या तुम भी
भला इस उम्र में किसकी नजर लगती है। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। बस एक बात बोलूं सावित्री जी, आज आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, इसलिए नजर तो उतारनी बनती है। अरे आप भी क्या बोले जा रहे हैं बच्चों के सामने। ओए होए, दादी तो शर्मा गई। और दादी दादू को क्यों डांट रही है? अब आप इतनी खूबसूरत लग रही है तो दादू भी क्या करे। हैप्पी बदमाश। चलो मेहमान आ गए, अब प्रोग्राम शुरू किया जाए। अब तानिया और प्रतीक ने संगीत शुरू किया। घर के सभी बच्चे डांस कर रहे थे। तभी कम्मो ने कहा, पापा मम्मी आज आपका संगीत है और आप ही दोनों बैठे, थोड़ा डांस तो करना ही पड़ेगा। हाँ दादू, दादी का हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आइए। अरे तुम्हारी दादी आने को तैयार ही नहीं हो रही। बेटा अब इस बुढ़ापे में कहाँ नाच गाना हो पाएगा हमसे। तुम बच्चे करो, हम देख रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा दादी, थोड़ा बहुत तो डांस करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों भी आइए। बुआ जी, फूफा जी, आप भी आ जाइए, सभी कपल डांस करेंगे। अब तानिया ने गाना लगवा दिया। अविनाश, कोमल, कम्मो, अरविंद, गोपाल जी और सावित्री सभी डांस कर रहे थे। गोपाल जी और सावित्री जी को तो बड़ी शर्म आ रही थी, पर उन्हें अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उनकी शादी के अरमान जो पूरे हो रहे थे। इसी तरह संगीत हुआ, सबने संगीत में बहुत एंजॉय किया। अगले दिन हल्दी चढ़ी, फिर दादी को मेहंदी लग रही थी और तानिया, कम्मो और कोमल मेहंदी के गाने पर डांस कर रही थी। मेहंदी लगेगी, रंग भी चढ़ेगा, दादू के प्यार का रंग भी दिखेगा। दादू दादी हो रही है शादी, मगन होकर नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। हाय तानिया, तूने कितना सुंदर गाना गाया और डांस किया। अरे कम्मो, तुम भी लगवा लो मेहंदी, तुम्हें भी पता चल जाएगा हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। इश, अरविंद जी आज आपको बड़ी मस्ती सूझ रही है। हाँ जी, बस इस माहौल का असर है। अच्छी सी मेहंदी लगवाना कम्मो। हाय बुआ जी, फूफा जी तो बड़े रोमांटिक है। आप तो बड़े लकी हो बुआ जी। अरे ये शादी वाले घर में ऐसा ही होता है, सबका मूड अच्छा हो जाता है। तभी वहाँ अविनाश भी आ गया। मम्मी के हाथों में मेहंदी लग गई क्या? हाँ, मेहंदी तो लग गई है, अब देखते हैं रंग कैसा चढ़ता है। हाँ तानिया, ये बिल्कुल सही कहा। पापा मम्मी से इतना प्यार करते हैं कि मम्मी के मेहंदी का रंग तो लाल होना ही है। अरे उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारी दादी की मेहंदी अच्छी ही रचेगी। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है दादाजी आपका, मान गए आपको। कोमल, तुम भी लगवा लो जरा मेहंदी, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी नहीं देखी। क्या आप भी जाइए, पापा जी की शेरवानी वगैरह का काम देख लीजिए, कल शादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मी तो शर्मा गई। अच्छा, और टाइम नहीं लेंगे हम आप लोगों का, हम जाते हैं दादू की शेरवानी वगैरह का काम देखते हैं। आप लोग भी एक बार दादी का लहंगा वगैरह देख लीजिए। और इस तरह सावित्री की मेहंदी हो गई। अब सबको अगले दिन का इंतजार था क्योंकि उस दिन शादी थी और एक चीज का सबको इंतजार था कि आखिर सावित्री की मेहंदी कैसे रंग लाती है। अगले दिन सुबह से ही घर में गहमा गहमी थी, हर कोई तैयारियों में जुटा था। तभी तानिया ने सावित्री के हाथों की मेहंदी देखकर कहा, ओ माय गॉड दादी, आपकी मेहंदी तो लाल नहीं सिर्फ लाल रची है। हाँ तानिया, और बात तो बिल्कुल सही कह रही है। पापा मम्मी से इतना प्यार करते हैं कि मम्मी की मेहंदी का रंग तो लाल होना ही है। हाँ सच में दादी, इतनी गहरी लाल मेहंदी मैंने तो किसी दुल्हन के हाथ में भी नहीं देखी। लगता है दादू आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें नया क्या है बेटा, 50 साल का साथ ऐसे ही थोड़ी ना निभा। ये लाल रंग मेरे प्यार की गहराई है जो इनकी हथेलियों में उतर आया है। सब वाह कहते हुए तालियां बजाने लगे। अरे अब बस भी कीजिए आप। अरे वाह मम्मी, आप तो शर्माने में सब दुल्हनों को पीछे छोड़ दिया। आप दोनों को देखकर अब तो हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम सब अपनी शादी दोबारा करें। नेकी और पूछ पूछ। चलो फिर कम्मो,
इस शादी के बाद हम भी मेहंदी लगवा ही लेंगे। देखते हैं मेरा रंग कितना गहरा चढ़ता है। लो भाई, एक और शादी फिक्स हो गई। चलिए अब सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, शादी का टाइम हो रहा है। पंडित जी और मेहमान आते ही होंगे। बेटा हम दोनों को बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहनाना, अब मेहमान आएंगे, मेरे दोस्त यार आएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ बेटा, मैं तो बस इसी साड़ी में ठीक हूँ। अरे दादी, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझ पर भरोसा करिए। आज तो मैं आपको ऐसा सजाऊंगी कि दादू भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, और दादू को मैं सजाऊंगा। आज दादू किसी राजा से कम नहीं लगेंगे। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी आज तो। अब जाओ सभी, जाकर जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। अब सभी रेडी होने चले गए। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे थे। तान्या ने सावित्री को और प्रतीक ने गोपाल जी को आज ऐसा सजाया था कि वो खुद ही खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। अभी वे लोग तैयार होकर आए थी हॉल में कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आय हाय क्या जोड़ी है, दूल्हा 80 का, दुल्हन 75 की। आय हाय। हाय सुषमा, इस उम्र में भी देख दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे दूसरी बार शादी हो रही है तो डबल नहीं लेंगे हम। हाँ अरे पूरे 25,000 लेकर जाएंगे। हाँ पैसे निकालो, नेक दो। आय हाय। अरे 25,000, ये तो बात है, कुछ कम कर लो। आय हाय, कितनी भाग्यशाली है रे तू जो अपने सास ससुर की शादी देख रही है। तुझे तो खुशी खुशी दे देना चाहिए। 25,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। हाँ अरे हाँ भी, आज बड़ी खुशी का दिन है और हम आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। ये रहे आपके पूरे 25,000। ये हुई ना बात। तुम 100 साल जियो, तुम्हारा घर फूले फले। आय हाय क्या जोड़ी है। हाय हाय क्या जोड़ी है। दूल्हा है राजा जैसा, जिसे देखकर दुल्हन शर्माए। हाय हाय क्या जोड़ी है। हाय हाय क्या जोड़ी है। ऐसे ही खुश होकर नाच गाकर सुषमा और हेमा चली गई। तभी तान्या ने सावित्री और गोपाल जी से कहा, चलिए दादू दादी, अब आपकी वरमाला की बारी है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, स्टेज पर चलिए ना। अरे बेटा, अब हम कहाँ स्टेज पर जाएंगे, सबकी नजर हम पर रहेगी। लोग बातें बनाएंगे कि देखो बुढ़ापे में भी दूल्हा दुल्हन बन गए। अब भैया हमें बड़ा अजीब लग रहा है, इतना सच धज कर स्टेज पर जाना, वो भी इस उम्र में। अरे दादू, अब ये सोचने का टाइम नहीं। आज आप दोनों स्टार कपल है और स्टार्स स्टेज पर ही शोभा देते हैं। और मैंने कहा था ना, स्टेज पर मैं ही लेकर जाऊंगी अपने मम्मी पापा को। तो चलिए, दोनों हाथ पकड़िए और बिना कुछ सोचे चलिए मेरे साथ। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच दादा दादी जब स्टेज पर पहुंचे, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई मुस्कुरा रहा था और कुछ की आंखों में नमी थी। अरे वाह गोपाल, क्या बात है भाई, तुम्हें देखकर हमारा भी दिल जवान हो गया। इस उम्र में बच्चे तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। सच कहो, हमारे जमाने में कहाँ ऐसी शादियां होती थी, ना नाच ना संगीत ना फोटो। तुम्हें देख कर लग रहा है कि अब हमें भी अपनी पत्नियों से बोलना पड़ेगा, चलो एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। अरे भाई, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली। इतना प्यार करने वाले बच्चे, इतनी समझदार बहू, और ये मेरी सावित्री जो हर सुख दुख में 50 साल से मेरा साथ निभा रही है। दादू, आज तो आपने दिल जीत लिया। हमेशा आप ही सिखाते थे कि रिश्ते निभाना ही असली प्यार है। आज आपने खुद साबित कर दिया। और दादी, आज आप सच में बहुत सुंदर दुल्हन लग रही हैं। अब जल्दी से वरमाला डालिए ना। गुलाबों की खुशबू के बीच सावित्री ने मुस्कुराकर माला उठाई, थोड़ी झिझकी, थोड़ी मुस्कुराई और गोपाल जी के गले में वरमाला डाल दी। सब वाह वाह कहते हुए तालियां बजाने लगे। अब मेरी बारी है, और सुन लो, अब की बार माला घूंघट में नहीं हो रही। आज सीधा आंखों में देखकर माला पहनाऊंगा। सब हंस पड़ते हैं। वो सावित्री की आंखों में देखकर वरमाला डालते हैं और इस तरह फेरे शुरू हुए। मंत्रों की गूंज, फूलों की बारिश और भावनाओं की बरसात के बीच गोपाल जी और सावित्री ने अपनी दूसरी शादी कंप्लीट की।
बधाई हो पापा मम्मी, अब आपकी शादी हो गई। आज तो सच में घर में नई रौनक आ गई है। आप दोनों ने हमें दिखा दिया कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं कोमल, ये सब अविनाश, तुम्हारे, प्रतीक और तानिया की वजह से हुआ है। तुम सबने हमारी वो अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी जो हम कभी कह भी नहीं पाए थे। भगवान करे हर माँ बाप को ऐसे बच्चे मिले जो उनके दिल की बात बिना कहे समझ जाए। थैंक यू मेरे बच्चों, आज तुम लोगों ने हमें फिर से दूल्हा दुल्हन बना दिया। दादू, ये हमारी नहीं, आपकी खुशी की जीत है। आपसे ही तो हमने प्यार निभाना सीखा है। हाँ, अब ये गोल्डन मेमोरी बन जाएगी। फोटोग्राफर भैया, चलिए अब एक फैमिली फोटो हो जाए। सभी लोग एक साथ स्टेज पर आ जाइए, थोड़े पास। हाँ हाँ, ऐसे ही। अब सब बोलिए चीज। कैमरा फ्लैश हुआ। सावित्री और गोपाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इस तरह दादी की लाल मेहंदी का रंग और भी गहरा हो चुका था अपनों के प्यार और साथ से। देसी देवर की शहरी भाभी। अरे भाभी जी, आप क्यों रोटियां बना रही है? आपका देवर कब काम आएगा? अरे नहीं अनुज, तुम आराम करो, मैं बना दूंगी रोटियां। अरे छोड़िए भाभी, मैं बनाता हूँ ना। अनुज प्रिया के हाथ से बेलन छुड़ा लेता है और रोटियां बनाने लगता है। भाभी, आपके नाजुक हाथों से ऑफिस की कीबोर्ड चलाइए, ये घर के काम तो आपका देवर कर लेगा। बड़े मजाकिया हैं देवर जी आप। कुछ दिन पहले, राजीव जल्दी उठो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे उठ रहा हूँ प्रिया, बस 5 मिनट। आपके 5 मिनट के चक्कर में रोज आधा घंटा लेट हो जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है भाई, उठ गया। बोलो क्या बात है? बात कुछ नहीं है, जल्दी से नाश्ता करो और मुझे ऑफिस छोड़ो। ठीक है, तुम अपने ऑफिस का टाइम मेरे ऑफिस के टाइम पर करवा लो ना यार। वो बॉस मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना लगता है जो मेरी बात मान जाएगा। अब जल्दी से उठो ना, तैयार हो जाओ। राजीव और प्रिया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अरे प्रिया, मैं बताना ही भूल गया, अनुज का फोन आया था, उसके कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो वो हमारे साथ रहने के लिए कुछ दिन के लिए आ रहा है। देवर जी आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं बताया आपने? अरे भूल गया, बताया तो। ठीक है, तो फिर सुनिए, ऑफिस से लौटते टाइम कुछ सब्जियां और घर का राशन ले आना। अब तो काम भी ज्यादा होगा मुझे। अरे थोड़े दिन मैनेज कर लो ना, तुम अनुज की हेल्प ले लेना कामों में, वो तो वैसे भी घर पर ही रहेगा सारा दिन। हाँ ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शाम को प्रिया ऑफिस से घर लौटती है। हॉल में राजीव और अनुज बैठे हुए थे। भाभी, आप इस वक्त ऑफिस से घर आती हैं? कितनी रात हो गई है? हाँ अनुज, अब क्या कर सकते हैं, टाइम ही यही है। अरे तो भैया, आप क्यों नहीं लेने जाते भाभी को? अरे अभी 5 मिनट पहले तो मैं खुद घर आया हूँ, तब तक तू आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऑफिस से लेने आ जाया करूंगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों परेशान होते हैं? भाभी, अब तो घर की हो, घर के लोगों के लिए काम करने में परेशानी कैसी? आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। प्रिया किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। सुनिए, खाना रेडी है, आप लोग आ जाइए। अनुज और राजीव खाना खाने बैठते हैं। वाह भाभी, इतने दिन बाद आपके हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। कसम से बहुत टेस्टी खाना बनाती हो आप। अरे बस कर, अब क्या नजर लगाएगा? भैया, अपने लोगों की नजर कभी लगती है क्या? ठीक है, चलो मेरा खाना तो हो गया प्रिया, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, बस मेरा भी काम खत्म हो गया है। देवर जी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बोल दीजिए। हाँ भाभी, बोल दूंगा। प्रिया और राजीव अपने कमरे में आ जाते हैं और अनुज हॉल में टीवी देखने लगता है। आधी रात को प्रिया की नींद खुलती है। ये देवर जी अभी तक टीवी देख रहे हैं, कहीं टीवी ऑन छोड़कर सो तो नहीं गया। प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है तो देखती है अनुज परेशान बैठा हुआ है। क्या हुआ अनुज, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? भाभी आप, कुछ नहीं, वो मैं बस टीवी देख रहा था। कोई बात है क्या देवर जी? नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। अनुज, मैं भी तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ, तुम शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। बताओ जल्दी से, क्या बात है? भाभी, वो पहले आप वादा कीजिए, भैया से नहीं कहेंगे ना? अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं कहूंगी तुम्हारे भैया से कुछ। अब बताओ क्या बात है? भाभी, वो एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ मैं। अरे तो इसमें इतना डरना क्या, अगली बार फिर एग्जाम दे देना।
भाभी आपको पता है गांव में कोई कोचिंग नहीं होती, सब मैंने अपने आप से किया है। हाँ देवर जी, मैं समझ सकती हूँ, आपको गांव में भी काम देखना होता होगा। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, एग्जाम ही तो है, दोबारा हो जाएगा। भाभी आप कितनी अच्छी है, आपने तो मेरा आधा बोझ हल्का कर दिया। अब अपनों की हेल्प अपनी ही करेंगे ना। सही कहा भाभी, आप मेरी फ्रेंड हो आज से। चलिए अब जाइए, जाकर सो जाइए, नहीं तो तुम्हारे भैया हम दोनों को डांट लगाएंगे। हाँ भाभी, गुड नाइट। प्रिया अपने कमरे में वापस आ जाती है और राजीव उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिया, कहाँ गई थी? अरे कहीं नहीं, वो अनुज अब तक टीवी देख रहा था तो उसे सोने के लिए कहने गई थी। पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मस्ती करने दो उसे। हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। अगले दिन प्रिया की छुट्टी थी और राजीव को ऑफिस जाना था। तुम्हारा सही है प्रिया, हफ्ते में 3 दिन ऑफिस और मैं 6 दिन पीसता हूँ। तो अपने ऑफिस को मेरे ऑफिस की तरह करवा लीजिए ना। हाँ, बॉस तो जैसे मेरा रिश्तेदार बैठा है ना। जाइए अब ऑफिस। अनुज, भाभी को ज्यादा परेशान मत करना। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं और भाभी मिलकर चिल करेंगे आज तो। हाँ देवर जी, लेकिन पहले आप जाइए, जाकर दूध और सब्जी खरीद कर लाइए। राजीव ऑफिस चला जाता है और प्रिया घर के कामों में लग जाती है। अरे देवर जी, आप अभी तक गए नहीं सामान लाने? भाभी मेरा अकेले जाने का मन नहीं है, आप भी साथ चलिए ना। अरे मुझे बहुत काम है देवर जी, आप जाइए ना। भाभी आप मेरे दोस्त हो ना, अपना दोस्त की बात नहीं मानोगी क्या? चलो ना साथ, और आप चिंता मत करो, मैं बाइक धीमे ही चलाऊंगा। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आती हूँ साथ में। अनुज प्रिया को बाजार ले जाता है, दोनों सामान खरीद कर घर लाते हैं। देवर जी, आप खाने में क्या खाएंगे? आप अपने हाथों से जो भी खिला दे भाभी। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब आप जो बना दोगी वो खा लूंगा। अच्छा ठीक है। प्रिया अनुज को खाना परोसकर अपने कमरे में जाने लगती है। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अपने कमरे में कुछ काम है मुझे, आप खाइए ना खाना। अनुज थाली एक तरफ खिसका देता है और मुंह बनाकर बैठ जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहा है? नहीं खाना मुझे, आप अपने दोस्त को अकेले छोड़कर जा रही हैं। अरे तो मैं अपने कमरे में ही हूँ ना, आपको कुछ भी चाहिए तो आप आवाज लगा देना। नहीं, आप यहीं बैठो तभी खाना खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। अच्छा लगेगा क्या आपको कि मैं भूखा रहूं? बिल्कुल नहीं, बड़ी जिद्दी हैं आप। चलिए मैं यही हूँ, आप खाना खाइए। अनुज प्रिया से बातें करते हुए खाना खाता है। शाम को राजीव भी घर आ चुका था। तो प्रिया, कैसा गुजरा आज का दिन अपने देवर के साथ? उसने परेशान तो नहीं किया ना? नखरेबाज बात है ये। अरे नहीं नहीं, देवर जी ने कुछ परेशान नहीं किया। अरे भैया अगर परेशान कर भी लो तो प्रॉब्लम क्या है, भाभी दोस्त है मेरी। सही है, फिर तो प्रिया कभी बोर भी नहीं होगी। लेकिन मैं घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ, भाभी चलिए ना बाहर कहीं घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, आप जाइए, मुझे रात का खाना भी बनाना है। भाभी अब फिर अपने दोस्त को मना कर रही है। नहीं देवर जी, सच में मेरे पास बहुत काम है। प्रिया की बात सुनकर अनुज आगे आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज भाभी चलिए ना घूमना। प्रिया वो इतना कह रहा है तो चली जाओ ना, खाना बाहर से लेते आना। हाँ भाभी, अब तो भैया भी मान गए, चलिए 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 चलिए। उफ़, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर में प्रिया तैयार होकर आती है और उसे देखकर अनुज कहता है, भैया आज से तो जलन होने लगी है मुझे, भाभी कितनी सुंदर लग रही है। आइए भाभी आपको काला टीका लगा दूं। क्या देवर जी, आप भी? तुम्हारी भाभी को मेरे होते हुए किसी की नजर नहीं लगेगी। अब तुम दोनों जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना। चलिए देवर जी। प्रिया और अनुज घूमने जाते हैं। भाभी ये देखिए, ये शर्ट कैसी लग रही है मुझ पर? ठीक लग रही है देवर जी। प्रिया तुम भी क्या फोन में लगी हुई हो, इधर देख कर बताओ ना। देवर जी, आप मेरा नाम ऐसे क्यों लेते? आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे लगा हम दोस्त हैं तो। हाँ मतलब ठीक है, जो आपको सही लगे। हाँ भाभी लाइए अपना फोन दीजिए, नहीं तो आपका मन ही नहीं लग रहा है मेरे साथ घूमने में। बहुत देर हो रही है, अब घर चलना चाहिए।
अरे चले जाएंगे घर भाभी, मैं हूं ना, आपका देवर बहुत ताकतवर है। देवर जी वो बात नहीं है, मैं अब थक चुकी हूँ। बस थोड़ी देर और फिर घर चलते हैं। अनुज प्रिया को बहुत टाइम तक यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है और देर रात तक दोनों घर आते हैं। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? फोन भी नहीं उठाया प्रिया तुमने। आपने कब फोन किया? मेरा फोन तो अनुज ने ले लिया था। अरे हाँ भाभी, लीजिए आपका फोन। हाँ, वो मुझे पता ही नहीं चला कि इस पर कॉल आ रही है। कोई बात नहीं, तुमने क्यों नहीं उठाया फोन? तुम्हारे नंबर पर भी तो कॉल किया था मैंने। मेरा तो फोन साइलेंट है भैया। अब आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? भाभी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। हाँ लेकिन फिर भी टाइम का ख्याल तो रखना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है और सिर में भी दर्द है। आप ये खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो। भाभी रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ? अनुज प्रिया का हाथ पकड़कर हॉल में ले आता है और उसे सोफे पर बिठाकर उसका सिर दबाने लगता है। अरे देवर जी क्या कर रहे हैं आप? भाभी आराम से बैठिए, अभी सारा दर्द गायब हो जाएगा। यूं नहीं देवर जी, छोड़िए छोड़िए मुझे, मैं सोने जाती हूँ। प्रिया उठकर अपने कमरे में आ जाती है और थकान के कारण जल्दी ही सो जाती है। अगले दिन वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। भाभी, आपके ऑफिस में मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। क्यों देवर जी? आपके बिना घर सूना सूना लगता है। आपके साथ काम करूंगा तो खुश रहूंगा। नहीं, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ। हाँ, बड़े किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें आपको देखने का मौका मिल रहा है। इतना मजाक कैसे कर लेते आप देवर जी? भाभी ये मजाक नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है। अच्छा देवर जी। अरे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की तारीफ ही तो कर रहा है। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। हाँ, मैं ही गलत सोच रही हूँ ना, जैसे पता नहीं कब वापस जाएंगे। यहीं के होकर रह गए आप। भाभी अब कुछ कह रही हो क्या? नहीं राजीव जी, जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। हाँ भाई चलो। अनुज घर का ख्याल रखना और पड़ोसियों को परेशान मत करना। अब जाइए भैया, मैं सब संभाल लूंगा। राजीव और प्रिया अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। क्या हुआ प्रिया, इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? कल तो ऑफिस में नहीं था। अरे मेरा देवर आया हुआ है भाभी, कभी यहाँ चलो कभी वहाँ चलो, बस सारा दिन यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है। तेरा फोन बज रहा है प्रिया। अरे देवर जी का ही फोन है। चल तू बात कर, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। प्रिया फोन पर अनुज से बात करती है। हाँ कहिए देवर जी, क्या हुआ? भाभी आपकी याद आ रही है, जल्दी घर आइए ना। देवर जी अभी अभी तो ऑफिस आई हूँ मैं, आपको मजाक करने का यही टाइम मिला क्या? अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, अब काम कीजिए। प्रिया फोन रख देती है और मीता कॉफी लेकर आती है। क्या हुआ, मुंह क्यों सड़ा लिया अब तूने? अरे कुछ नहीं यार। शाम को प्रिया और राजीव एक साथ ही घर आते हैं और प्रिया के आते ही अनुज उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाभी आई मिस यू। और भैया की याद नहीं आई? नहीं, सिर्फ दोस्तों को याद करता हूँ मैं। दोस्त ही समझ लिया है आपने तो मुझे। हाँ तो देवर भाभी का रिश्ता भी चटपटा होता है और उसमें दोस्ती का तड़का, आ क्या बात है। बस बस अब ज्यादा स्वाद मत बनाओ प्रिया, बहुत भूख लग रही है। हाँ चलिए खाना बना देती हूँ। प्रिया खाना बनाने किचन में जाती है। पीछे पीछे उसका देवर भी आ जाता है। कुछ चाहिए क्या आपको देवर जी? भाभी जी कुछ चाहिए तो ही किचन में आऊंगा क्या? फिर क्या बात है? अनुज कुछ जवाब देता तब तक प्रिया का फोन बज उठता है। अनुज उसके हाथ से फोन छुड़ाकर खुद ही उठा लेता है। अरे देवर जी। हेलो कौन? राजी भैया, प्रिया से बात करवा दीजिए जरा। अरे मैं तो देवर बोल रहा हूँ उनका, कहिए क्या काम है? प्रिया से काम है मुझे, फोन उसे दीजिए ना। अरे प्रिया मेरे पास ही खड़ी है, आप बताओ मैं बता दूंगा। रहने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। मीता ने फोन काट दिया और अनुज ने प्रिया को फोन वापस लौटा दिया। आपकी दोस्त कुछ कह ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप ये बताइए किचन में क्यों आए थे? अरे मैं तो आपकी हेल्प करने आया था, सोचा आप थक गई होगी। मुझे आप किचन में काम करती अच्छी ही नहीं लगती। अरे तो फिर आप बना दीजिए खाना। तो मुझे मौका तो दीजिए आप। लीजिए बना दीजिए खाना, दे दिया मौका। प्रिया किचन से बाहर आ जाती है।
क्या हुआ, खाना बन गया क्या? देवर जी मना रहे। अनुज खाना बना रहा है? हाँ, और कौन। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं भी अब। बड़ी चिंता है उसे तुम्हारी। हाँ, कुछ ज्यादा ही। दोस्ती करके अजीब मुसीबत पाल ली है। तुम कहो तो घर भेज दूं उसे। अरे नहीं नहीं, फिर सोचेगा भैया भाभी भगा रहे हैं घर से। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मीता से बात कर लेती हूँ। अनुज ने तो बात ही नहीं करने दी। प्रिया मीता को फोन लगाती है। हाँ मीता, बोल, कोई काम है? तेरा देवर तो बड़ा बदतमीज है, तेरा नाम भी लेता है। अरे वो ऐसे ही है देवर जी। मेरे देवर जी मेरा नाम लेना तो मेरे पति तो उन्हें घर से ही निकाल दे। कोई बात नहीं यार, चलता है कभी कभी। ये कभी कभी की बात नहीं है प्रिया, तेरा देवर ना ओवर स्मार्ट बन रहा है। अरे बहन, वो गांव में रहते हैं ना, देसी टाइप, तो वहाँ देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मैं तो ये कह रही थी, शालू का बर्थडे आने वाला है, मैंने तुझे ड्रेसेस भेजी है, सिलेक्ट करके बताना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। प्रिया कॉल कट करके बैठी थी कि अनुज की आवाज आई। खाना बन गया है भैया भाभी, बाहर आइए। अरे भाई। अनुज खाना टेबल पर लगा देता है। देखिए भाभी, मैंने स्पेशल रोटी और दाल बनाई और उसमें दोस्ती का तड़का। आहा, क्या बात है। बस बस, अब ज्यादा स्वाद मत बनाओ प्रिया, बहुत भूख लग रही है। हाँ चलिए, खाना बना देती हूँ। प्रिया खाना बनाने किचन में जाती है। पीछे पीछे उसका देवर भी आ जाता है। कुछ चाहिए क्या आपको देवर जी? भाभी जी, कुछ चाहिए तो ही किचन में आऊंगा क्या? फिर क्या बात है? अनुज कुछ जवाब देता, तब तक प्रिया का फोन बज उठता है। अनुज उसके हाथ से फोन छुड़ाकर खुद ही उठा लेता है। अरे देवर जी। हेलो, कौन? राजी भैया, प्रिया से बात करवा दीजिए जरा। अरे मैं तो देवर बोल रहा हूँ उनका, कहिए क्या काम है? प्रिया से काम है मुझे, फोन उसे दीजिए ना। अरे प्रिया मेरे पास ही खड़ी है, अब बताओ, मैं बता दूंगा। रहने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। मीता ने फोन काट दिया और अनुज ने प्रिया को फोन वापस लौटा दिया। आपकी दोस्त कुछ कह ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप ये बताइए किचन में क्यों आए थे? अरे मैं तो आपकी हेल्प करने आया था, सोचा आप थक गई होगी। मुझे आप किचन में काम करती अच्छी ही नहीं लगती। अरे तो फिर आप बना दीजिए खाना। तो मुझे मौका तो दीजिए आप। लीजिए, बना दीजिए खाना। दे दिया मौका। प्रिया किचन से बाहर आ जाती है। क्या हुआ, खाना बन गया क्या? देवर जी मना रहे। अनुज खाना बना रहा है? हाँ, और कौन। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं भी अब। बड़ी चिंता है उसे तुम्हारी। हाँ, कुछ ज्यादा ही। दोस्ती करके अजीब मुसीबत पाल ली है। तुम कहो तो घर भेज दूं उसे। अरे नहीं नहीं, फिर सोचेगा भैया भाभी भगा रहे हैं घर से। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मीता से बात कर लेती हूँ। अनुज ने तो बात ही नहीं करने दी। प्रिया मीता को फोन लगाती है। हाँ मीता, बोल, कोई काम है? तेरा देवर तो बड़ा बदतमीज है, तेरा नाम भी लेता है। अरे वो ऐसे ही है देवर जी। मेरे देवर जी मेरा नाम लेना तो मेरे पति तो उन्हें घर से ही निकाल दे। कोई बात नहीं यार, चलता है कभी कभी। ये कभी कभी की बात नहीं है प्रिया, तेरा देवर ना ओवर स्मार्ट बन रहा है। अरे बहन, वो गांव में रहते हैं ना, देसी टाइप, तो वहाँ देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मैं तो ये कह रही थी, शालू का बर्थडे आने वाला है, मैंने तुझे ड्रेसेस भेजी है, सिलेक्ट करके बताना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। प्रिया कॉल कट करके बैठी थी कि अनुज की आवाज आई। खाना बन गया है भैया भाभी, बाहर आइए। अरे भाई। अनुज खाना टेबल पर लगा देता है। देखिए भाभी, मैंने स्पेशल रोटी और दाल बनाई। अभी टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। जरूर जरूर। अरे अरे रुकिए भाभी। हाँ, क्या हुआ? ये लीजिए, मेरे हाथ से टेस्ट कीजिए। अरे लेकिन देवर जी, आ कीजिए, आ कीजिए, आ। प्रिया को अनुज के हाथ से ही खाना पड़ता है। ये देखकर राजीव को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रह जाता है। भैया आप क्यों रुक गए? आपको भी अपने हाथ से खिलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। वैसे अनुज कब जाना है वापस? भैया अभी तो आया हूँ, इतनी जल्दी क्या है जाने की? ठीक है, रहो आराम से। भाभी, आपकी तो कल की छुट्टी है ना?
हाँ, कल संडे है, तुम्हारे भैया की भी छुट्टी है। अरे वाह, तो कल हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। कितना घूमता है तू, थकता नहीं है क्या? नहीं भैया, अपनी दोस्त जैसी भाभी के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। ठीक है, कल का कल देखेंगे, अभी तो मुझे ऑफिस का काम निपटाना है। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सभी लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं। भाभी, आप आगे क्यों बैठ रही हो? अरे तो और कहाँ बैठेगी प्रिया? मुझे अकेला छोड़कर। कैसी है ये दोस्ती? मुझे पीछे बिठाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या भाभी? तो देवर जी, आप आगे बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप भी पीछे आइए, चलाने दीजिए भैया को गाड़ी। अच्छा, तो तुम दोनों का ड्राइवर बना दिया मुझे? नहीं भैया, मुझे बस भाभी के साथ बैठना है। कोई बात नहीं देवर जी, फिर कभी, अभी आप बैठे रहिए। तो फिर मैं उतर जाता हूँ, आप दोनों जाओ, अकेले घूम कर आओ। हाँ। अरे यार प्रिया, तुम जाओ बैठो उसके साथ। सभी लोग मेले में घूमने जाते हैं। भाभी, वो देखो बड़ा वाला झूला, चलो उसमें चलते हैं। नहीं नहीं देवर जी, मुझे डर लगता है। अरे मजा आएगा भाभी, चलो तो। अनुज, क्यों जबरदस्ती कर रहा है जब तेरी भाभी का मन नहीं है तो? जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ भैया, बस अपनी दोस्त को मना रहा हूँ। कहाँ फंस गई इसे दोस्त बनाकर। हाथ पकड़ने पर तो ये सिर पर ही नाचने लगे। देवर जी, क्या सोच रही हो भाभी? नहीं कुछ नहीं। तो फिर चलिए ना। अनुज प्रिया को लेकर झूले में बैठ जाता है।